दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं लेके आया हूँ अपना अनुभव और अपना ज्ञान, मेरी सोच और समझ के साथ एक इन्फॉर्मेशन शायद हर भारतीय की सोच होंगी जो भारत देश से प्यार करता होगा और जो भारत की व्यवस्था से मोहब्बत करता हूँ। तो मैंने अपनी बात रखी है, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो शेयर करो और ये बात को प्रशासन तक, सभी तक, जागरूक लोगों तक पहुँचाओ ताकि इसमें कुछ हो सके और अच्छा हो सके, जो हमारे लोगों के देश में हित के लिए काम की चीज़। चलिए देखते हैं ये वीडियो। मैंने अपने खुल के अपनी मान की बात रखी, कुछ अच्छा कुछ बेटर। चलो क्या खास है, देखते हैं यार। और आने वाले समय में मुझे लगता है F4 F5 ये मॉडल बंद होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको मिनिमम मशीनों में अंडर टिम्बर धागा कटिंग का ऑप्शन मिलने ही वाला है। तो जैसे A2B आ गया, जोजेगा 6000 PD हो गया, D हो गया, इनमें जैसे ऑटो टिम्बर्स होते हैं, स्टार्ट होता है यार ये मशीन। समझो 23-24 हजार 25 हजार में ये मशीनें आपको जगह पे मिल जाती है पूरा विद बिल GST के साथ। तो ये नॉर्मल मशीन जो है F5 है, F4, ये मशीनों का वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा अगर अभी अच्छे ऑटो टिम्बर अभी ये मशीन जाएंगे, आज भी GST के साथ में मेरे हिसाब से 22 हजार के आसपास ये पड़ती है। अगर 1.5 से 2 हजार रुपये और लगा के अगर आपको भी टिम्बर वाली मशीन मिल रही है कस्टमर को डायरेक्ट सर्विस के साथ में विद बिल के साथ में, तो कोई भी हो वही मशीन खरीदेगा आने वाले समय में। तो ये मशीनें जैसे कंपनियों की अभी कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें डिस्कस किया भी गया है और काफी लोगों से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि जैक वाले अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये F5 जैसे मॉडल्स को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं फ्यूचर में 1 या 2 साल के बाद। और दूसरा है इसमें A2B जैसे मॉडल्स हो जाएंगे या फिर कोई मॉडल ऐसा आएगा इसमें अंडर टिम्बर ऑटोमेटिक, अंडर टिम्बर ऑटो प्रेशर फुट लिफ्टर मेरे हिसाब से कॉमन कर देना चाहिए, जिससे क्या घुटने में लोगों को जो घुटने में उठाने में हमको जो यहाँ पे घुटने खराब हो जाते हैं, कंटिन्यू कोई 10 साल 15 साल से करता है तो कहीं ना कहीं घुटने से रिलेटेड तब प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो मैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे एक ही चीज कहूंगा कि इसमें ऑटो प्रेशर फुट लिफ्टर और ऑटो थ्रेड टिम्बर अगर ये दे दिए कम से बेसिक मशीन में, तो ये लोगों के ऑपरेटर के लिए एक बहुत बड़ी मदद हो जाएंगी और बहुत बड़ी एक सहायता हो जाएंगी कंपनी मशीन मैन्युफैक्चरिंग करने वाले की तरफ से। एक रिजनेबल रेट में अगर 25 हजार के अंदर में ये चीज आती है, तो आने को आती है आज भी। अनवांटेड मशीनें जो अनलेबल है, अनहार्डनेस है, उसमें उतनी हाई क्वालिटी नहीं है, तो मशीन कंपनियां कर रही हैं, पर वो क्वालिटी नहीं है, वो श्योरिटी नहीं है बैक। अगर ये कंपनी 3-3 साल की गारंटी देती है, जैसे जैक हो गया, जोजे हो गया, तो कंपनी कम से कम 5 साल तो मशीन आसानी से यूज कर सकता है। मेरे हिसाब से 5 साल अगर मशीन यूज करता है तो 3 साल में उसको समझो उसका पेमेंट रिकवर होता है। हर किसी किसी का तो साल भर में हो सकता है, वो तो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड, लेकिन मिनिमम 3 साल लगते हैं रिकवर करने, तो 2 साल वो बेनिफिट कमा सकते हैं, तो आगे जाके चीजों को अपडेट भी कर सकते हैं। तो 5 साल मेरे हिसाब से इजी यूज होना चाहिए, जिसमें उनको चार्जेस मेरे हिसाब से 0 लगना चाहिए सिलाई मशीन। ऐसी कर मैन्युफैक्चर को इन बात का ध्यान रखना चाहिए, जिससे क्या रहेगा कि आने वाले समय में लोग कस्टमाइज वेयर्स और स्टाइलिश वेयर्स गारमेंट्स में, जहां अभी फैक्ट्री में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो स्थापित होती है काफी बड़ा अमाउंट लगा के, वो लोग उनका एक अपना वर्चस्व होता है, उनका जो राज होता है, वहां पे छोटे छोटे जो स्टार्टअप हैं उनको भी मौका मिलेगा अच्छे इक्विपमेंट यूज करने का, और वो भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाएंगे, बेचेंगे, लोगों तक अच्छी चीजें पहुंचेंगी। अन्यथा क्या होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां ही इसमें राज कर पाएंगी, वही लोग ऐसी चीजें यूज कर पाएंगे जो एडवांस और ऑटोमेशन है, और उनको कम लागत में भी मिले चीजें बनेंगी। दूसरा, तो मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। अब जैसे बड़े बड़े ब्रांड है, HM है, लारा है, और फिर जारा वगैरह है, दूसरा आपका गुची है, बड़े बड़े जो ब्रांड के नाम से चीजें होती है, वो चीजें छोटे छोटे बाइंडर से बन जाती है उनकी चीजें, लेकिन वो अपना लेबल्स और थोड़ा सा उनका सही स्पेसिफिकेशन, उनका सही ढंग से वो QC चेकिंग करना, थोड़ा सा अल्ट्रेशन, जैसे बहुत सारी गारमेंट है, कहीं उनसे बेटर है, लेकिन उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है उसके आगे। अगर इन चीजों का हमको हमारे देश में रोजगार को भी ध्यान देना है और इन चीजों को बढ़ावा देना है, तो हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि इक्विपमेंट जो मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है वो भी रिजनेबल रेट में सही चीज बाइंडर के तक के, मैन्युफैक्चर के तक, उनके तक सही चीज पहुंचे। जिससे क्या होगा कि छोटे छोटे टेलर्स हैं, छोटे छोटे जो स्टार्टअप हैं, जो गारमेंट से, फैशन डिजाइन से रिलेटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड उभरना चाहते, कुछ करना चाहते हैं अपनी कला, तो 4-4 मशीन चला के भी वो बना के ब्रांड वालों को देना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद इक्विपमेंट खरीदने की ताकत नहीं होती।
अब जिसके पास दिमाग है, जिसके पास फंड है या फिर कुछ अरेंजमेंट करने का है, वो तो कर लेता है, लेकिन हमारे देश में जिसके आज भी और कमी है। और मैन्युफैक्चर वाला मशीन जो बनाते हैं, चैक हो गया, जोजे हो गया, ऐसे बड़ी बहुत बड़ी प्लेयर हैं, ये लोग अगर 25,000 के अंदर में अंडर टिम्बर और ऑटो प्रेशर फुट लिफ्टर, अंडर टिम्बर तो हो गया है अलाउंस, आज 22-23,000 24,000 में मशीनें आने लगी है, ऑटो प्रेशर फुट लिफ्टर भी कर दें और इसमें स्टेपिंग मोटर कर दें, मैं बोलता हूँ मजा आ जाएगा मार्केट, जबरदस्त। स्टेपिंग मोटर से क्या होता है कि फीडिंग की जो टेक्नोलॉजी और ऑटो प्रेशर फुट लिफ्टर है, देखो एक ही मोटर से दोनों काम होते हैं, वो थ्रेड भी कट जाता है, डबल स्टेपिंग सिस्टम होता है उसमें, एक ही मोटर में डबल स्टेप होता है, टू स्टेपिंग, वन मोटर टू स्टेपिंग होता है, एक्चुअली उसका नाम होगा वन मोटर सीएनसी स्टेपिंग मोटर, उसमें टू स्टेप में होता है काम। एक साइड से वो टिम्बर को चलाती है, दूसरे साइड से प्रेशर कुक उठा देती है, उसमें साउंड भी कम होता है। वो काफी सस्ती भी मशीन, मेरे हिसाब से 20-22,000 25,000 में वो मशीनें मार्केट में आ सकती है, और प्रॉफिट भी हम भी 1,000-1,500 का जो मार्जिन होता है वो सप्लायर को वो भी बचेगा। तो इस चीज में हमको हमारे इंडिया में जो ICCC जो भी है, यानी कि जो क्वालिटी और इक्विपमेंट में जो हमारे इंडियन बायर्स को सही चीज मिले, बाकी जो एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, इनके द्वारा हमारे इंडिया में जो है, तो इन चीजों में भी R&D करना चाहिए कि हमारे लोगों तक क्या चीज जाना चाहिए, जिससे उनके घुटने के हड्डियां खराब ना हो, उनके पैर में तकलीफ कम से कम दबाने में चीजें हों, बिजली का बिल भी कम से कम हो, लाइट से उनकी आंखों में रोशनी का दिक्कत भी ना हो। ऐसी सारी चीजों में एक पैराग्राफ, एक डाउन सेट, एक मिनिमम और मैक्सिमम का सेट करके रखना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक मशीन में ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। जैसे आजकल 4 व्हीलर में ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने कर दिया है कि भाई 6 एयर बैग मिनिमम होना चाहिए हमारी गाड़ी में, सेफ्टी के बारे में है। फिर प्रदूषण के बारे में V6 इंजन होने ही चाहिए। फिर इलेक्ट्रिकल की तरफ हम जा रहे हैं, तो एक पैराग्राफ जैसे रखा है वैसे ही सिलाई मशीन में भी देखो, डायरेक्ट ड्रॉइंग पावर सेवर तो आगे, लेकिन गवर्नमेंट का कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, बहुत कम। अभी कुछ कंपनियां आ रही है, अभी की गवर्नमेंट कुछ कर रही है प्रयास उसके हिसाब से। तो हमें भी हर इक्विपमेंट, जैसे गारमेंट एक 40% से ऊपर लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है भाई, देश में बहुत बड़ा रोजगार का ये माध्यम है। कई कंट्रियां ये मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल से ही चल रही है, छोटी छोटी कई हमारे आजू बाजू जो कंट्रियां है, नाम लेने से अच्छा है कि ऐसी बात करो। तो हम भी इसमें क्यों नहीं करें R&D, इसमें ऐसे इक्विपमेंट डेवलप क्यों ना कराएं, और इंपोर्ट भी करें तो उसके एक पैराग्राफ, एक टर्म कंडीशन और एक चीजें होना चाहिए, उसके अंदर में ही चीजें यहाँ पे आनी चाहिए। गलत चीज क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसमें गरीब लोगों का भी पैसा रहता है। 1-1 रुपए करके जोड़ के वो एक मशीन, सिलाई मशीन खरीदते हैं। आज की आधुनिक मशीन 20,000 से ऊपर ही होती है। आज 20,000 रुपए लगाना बोले तो कई गरीब के लिए मायने रखते हैं, जो 10,000-12,000 रुपए कमा के और वो 2-3 हज़ार रुपए जोड़ के साल के परिवार चलाते हुए, और उसके बाद मशीन खरीदता है। कई लोगों को 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लगे एक मशीन खरीदने। मैंने देखा हूँ, मेरे पास ऐसे कस्टमर है, कई लोग फाइनेंस करते हैं, किस्त में लेते हैं, हर महीना किस्त पटाते हैं और उससे सिलाई करते हैं। अगर वो चीजों को सही ना मिले, और अनब्रांडेड लेबल वाली कंपनियां से बचना चाहिए। लेबल अगर कोई सिर्फ दे रहा है और उसके पास R&D नहीं है, उसके पास सर्विस सेंटर नहीं है, सिर्फ लेबल बेच दे रहा है, साल भर के बाद में भूल जाओ, तो ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए, ऐसे लोगों को पनिशमेंट करना चाहिए। ये पहुंचा तो देते हैं साल भर, लेकिन वो साल भर चीज तो आधा पैसा भी वसूल नहीं हो पाता है उन मशीनों का। कई बार ऐसा होता है कि सप्लाई भी फंस जाता है वो लालच में, उसके पीछे में जो इंपोर्टर होता है, एजेंट होता है, या फिर अपना नाम लेबल डाल के दे देता है डीलरों को, और डीलर बेच देते हैं। उसके बाद में साल भर बाद वो स्पेयर पार्ट के लिए अगर खराब हो गई तो कस्टमर और वो डीलर दोनों उलझते रहते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए भी गवर्नमेंट अगर निर्धारित करे, सिलाई मशीन में ये पैराग्राफ होना चाहिए, ऑटो प्रेशर फुट लिफ्टर, ऑटो थ्रेड ट्रिमर, यानी धागा खुद ब खुद कट जाना चाहिए, पावड़ी खुद ब खुद उठ जाना चाहिए है, और डायरेक्ट ड्राइव पावर से भी, यानी सर्वो मोटर होना जरूरी है। सर्वो मोटर, ऑटो प्रेशर फुट लिफ्टर और ऑटो थ्रेड ट्रिमर, ये 3 चीज अनिवार्य कर दी है। आप ऑटो प्रेशर फुट लिफ्टर और थ्रेड ट्रिमर, इसके लिए ऑटोमेटिक स्टेपिंग मोटर लग जाएंगी, एक ही स्टेपिंग मोटर में दोनों काम हो जाएंगे, डबल स्टेपिंग मोटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मुझे और फैशनेबल मशीन बनाना है और डिजाइन प्रोग्रामेबल, हाँ तो वो एक अलग चीज हो गया। वहां पे हो सकता है कंपनी अपना प्राइस निर्धारित कर सकते हैं, कंपनी क्वालिटी, क्योंकि वहां पे हाई लेवल की मशीनें चालू हो जाती। लेकिन एक बेसिक जैसे F4 है, F4 डायरेक्ट ड्राइव पावर सेवर तो हो गई, चलो ठीक है। लेकिन अगर इसमें ऑटो टिम्बर, ऑटो प्रेशर लिफ्टर हो जाए और प्राइस लगभग यही रहे 20-22-23 हज़ार के अंदर में, तो मुझे लगता है इंडियन बायर बिल्कुल खरीदेंगे और अच्छे से
कस्टमर खरीदने के लिए तैयार होता है, सप्लायर सही होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो है, मैंने कोशिश किया है इसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ में, मुझे लगा कि ये एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं हमेशा अवेयरनेस और भारतीय मार्केट के लिए हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें सही अवेलेबल हो कस्टमर पर। मेरा देखो, मैं मशीन बेचता हूँ, सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन मेरा मकसद है मेरा इसमें रोजी रोटी चले, साथ साथ में अगर मैं सही इंफॉर्मेशन दूँ, कस्टमर पैसा देता है, उसे चीज़ें सही मिलनी चाहिए। अगर उसे हम लोग सिर्फ मेरे पास जो चीज़ पड़ी है वो सबसे अच्छी यही हम बात करें, तो मेरे हिसाब से गलत होगा। हमें कस्टमर तक, ग्राहक तक, जो इसको उपयोग करने वाला है उसको सही इक्विपमेंट पहुंचाना चाहिए, तभी हम मार्केट में सस्ती और अच्छी चीज मार्केट में ला सकते हैं। मार्केट में हम प्राइस को एक बैलेंस बना सकते हैं। अन्यथा अगर कॉस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस अगर ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, और उसका कारण है कि इक्विपमेंट और लेबर, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसी वजह से चार्जेस मार्केट में समय पे चीज़ें नहीं आती है, समय पे चीज़ नहीं आती है, तो उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। और जहाँ पे फिर दलाल लोग जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उनका फिर यहाँ पे जो स्टॉक पालते हैं उनकी बहुत ज़्यादा फिर उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इसमें हमको खुद अवेयरनेस होना होगा, इम्पोर्टर को भी इस बात में ध्यान देना होगा। इसके लिए सिस्टम डेवलप करना चाहिए, एक कम्युनिटी प्रॉपरली, जिसमें ये चीज़ें रिसर्च करके गवर्नमेंट तक जानी चाहिए कि मशीन में ये इक्विपमेंट इजीली अवेलेबल होने चाहिए हमारे जहाँ। और जो सप्लायर है उससे कम कंडीशन, टेक्निकल जो अपग्रेड सिस्टम है, टेक्सटाइल का जो है टफ सिस्टम है, उनमें भी ये चीज़ें अपडेट होनी चाहिए कि नहीं, ये चीज़ें इक्विपमेंट होने चाहिए, इतने साल से होने चाहिए। आज भी 20 साल पुराना जो सेलेफ है उसी को आज फॉलो किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। अब हम 2021वीं सदी में हैं और 2020 के ऊपर आ चुके हैं। तो आज की एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आ गया है। इन चीज़ों को भी हम अपने मशीनों में इनबिल्ड करें और इसका फायदा उठाएं अपने ग्राहक। और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए, और अच्छे लोगों को भी, और हर क्षेत्र से, हर जिले से देश के एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो इन चीज़ों में अपना रिव्यू, अपनी रिसर्च और फीडबैक डालने की, अगर एक प्लेटफॉर्म ऐसा गवर्नमेंट को होना चाहिए जहां अपने अपने सुझाव रख सके टेक्सटाइल मशीनरी से रिलेटेड। उससे क्या होगा कि हम चीज़ों को अपने ही देश में, अपने ही जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, गारमेंट्स डेवलपर हैं, उनको सही चीज़ देंगे तो हमारे यहाँ पे एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप होगा और हम विश्व को बेच पाएंगे सही चीज़। क्योंकि हम स्टार्ट ही ऐसा कर रहे हैं, तभी हम उदाहरण दे सकते हैं। आज चाइना क्यों आगे है? चाइना 20 साल अमेरिका से भी आगे है। यकीन नहीं है तो मेरे पास जाके देख लो, चेक कर लो हर चीज में। तो बाकी बोलने की बातें हैं, फॉरेन रिजर्व भी सबसे ज्यादा चाइना के पास में है। और आज कंस्ट्रक्शन में, गाड़ी में, इलेक्ट्रिकल में जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, उसमें सबसे ज्यादा आगे चाइना में। बाकी बोलने की बातें हैं, अमेरिका ने क्या है, सबको अपने अंडर में रखा हुआ है, डॉलर का एक वर्चस्व है। लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में हम अगर अपने ईगो में रह जाएंगे तो हमसे आगे हमारे पड़ोसी देश निकल जाएंगे। तो हमें अपना स्वार्थ देखना, अपने देश का फायदा देखना चाहिए, वो कोई भी कंट्री हो। सबसे पहले मेरे देश के नागरिकों का होना चाहिए फायदा, जो देश को फायदा देगा और देश के जो हित में होगा हम वही करना चाहिए। और देश के हित में यही है कि हमारे देश में सही चीज़ का इम्पोर्ट होना चाहिए, सही चीज़ डेवलप होना चाहिए। और जो भी कंपनी यहाँ पे बिजनेस कर रही है उसको 50% लोकल सोर्स से ही वो चीज़ को डेवलप करना चाहिए। 50% हमारे देश में ही चीज़ें बननी चाहिए, 50% लेबर हमारे ही लगनी चाहिए, 50% उसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, तभी उसको मार्केट अवेलेबल करके दो देश में। अन्यथा चीज़ों को यहीं पे बनाओ, बाहर की चीज़ों को मत लाओ। और अगर बाहर कंपनी आती है स्वागत है, लेकिन उनको इस बात का ध्यान रखो, गवर्नमेंट भी ये पॉलिसी लाए कि जो भी कंपनी मेरे भारत देश में बिजनेस करना चाहती है वो 50% मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही करे, भारत के लोगों को ही रोजगार दे। तो उसको मार्केट दीजिए, यहाँ पे पैसा कमाने का मौका दीजिए, कोई दिक्कत। तो इन चीज़ों में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ संतोष।